यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। ठीक है ना। तो देखिए इसमें शुरुआत में लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पाद में रूपांतरण सामान्यतया कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है जिन्हें सरलता से प्रेक्षित किया जा सकता है। अब कौन सी विशिष्टताएं हैं, ठीक है ना, उन्हीं विशेषताओं को पढ़ना है। ठीक है ना। भाई हेडिंग लिख लिए हैं, सब लोग लिख ली होगी। इसके बारे में कुछ लिखवाया भी गया था क्या? अच्छा ये सब लिखवा दिए हैं। पहला पढ़ना है क्या इसमें? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैस का निकलना। गैस का निकलना पहला हेडिंग लिख लीजिए, गैस का निकलना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। देखो जी, पहला मतलब गैस का निकलना, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो गैसों के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। मतलब उनका पता लगता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना जी। तो लिखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें आगे लिखिएगा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैसों के निकलने से अभिलक्षित होती है। अभिलक्षित का मतलब समझ रहे हो ना? पता चलती हैं। ठीक है ना जी। अभिलक्षित का मतलब पता चलती हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। तो उदाहरण में दिया गया है इसमें, दानेदार जिंक का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ठीक है ना, विलयन से पृथक होते हैं। ठीक है ना। किसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है? दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। ठीक है ना। दानेदार जिंक का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। समझे जी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किसके साथ? दानेदार जिंक का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। उदाहरण में यही लिख लो जो दिया है। लिखिए दानेदार जिंक की अभी अभिक्रिया कैसे दिखाएंगे हमको। दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर विलयन से हाइड्रोजन
गैस के बुलबुले निकलते हैं। बस मैंने लिखा है। देखिए अब तनु दानेदार जिंक, तो जिंक का Zn होता है, ठीक है ना। और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। अब इनकी अभिक्रिया कैसे की जाएगी ना जी, अभी तो हिंदी में लिखा हुआ है ना। अब इसी को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग। जिंक Zn है, Zn से दर्शाया जाता है इसका। Zn की संयोजकता कितनी होती है, Zn+2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दो चीजें हैं, एगो हाइड्रोजन है और एगो क्लोरीन है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 और क्लोरीन की संयोजकता। जब भी दो चीजें आपस में क्रिया करती हैं तो इधर का प्लस लेते हैं तो उधर का माइनस, या उधर का प्लस लेते हैं तो इधर का माइनस, ठीक ना। तो होने का प्लस तो होने का माइनस, ठीक ना। मतलब जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ। जिंक किसके साथ अबंध बनाएगा, क्लोरीन के साथ। जिंक और क्लोरीन ये दोनों आपस में आबंधित हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो जिंक और क्लोरीन जब मिलेगा तो ये बनाएगा क्या, तो जिंक की संयोजकता कितनी है, +2। तो ये अपनी संयोजकताओं का आदान प्रदान करेंगे। किसका, अपनी संयोजकताओं का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो जिंक जो है ZnCl, अब हाई वाला अपनी संयोजकता इसको दे देगा, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2। ये वाली अपनी संयोजकता इसको दे देगा, ठीक है ना। इसके नीचे 1, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे की बात है। और प्लस हाइड्रोजन अकेले बच रहा है, तो अकेले नहीं बचेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, H2 गैस के रूप में। हाइड्रोजन गैस का सूत्र है H2, समझे जी। अभिक्रिया बुझाया है। जिंक का किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, जिंक एगो धातु है, हाई एगो अम्ल है, तो धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, हाई एगो धातु का लवण है, ठीक है ना। समझ में आया, धातु का क्या है, लवण, ठीक है ना। और इस साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, समझे। भाई जिंक क्या है, एगो धातु। अच्छा ये बुझा रहा है जिंक की संयोजकता कितनी होती है, +2 होता है, ये बुझा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब हम लोग दो भागों में वियोजन करेंगे तो एगो हाइड्रोक्लोरिक HCl बनेगा, एगो Cl- बनेगा, H बनेगा H+ और Cl-, ठीक है ना। तो अब जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, Na का प्लस होता है तो होने का माइनस होता है, समझ रहे हो ना। एगो का प्लस तो दूसरे वाले का माइनस। तो ये वाला जब इससे अभिक्रिया करेगा, काहे नहीं हाइड्रोजन से कर रहा है, क्योंकि दो समान सजातीय ध्रुवों के बीच में कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। सुन रहे हैं। नया उत्पाद तभी बनता है जब दो विपरीत चीजें आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला इस प्लस वाला जो है उधर वाले के माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो क्रिया करेगा तो करेगा क्या, अपनी संयोजकता का आदान प्रदान करेगा। सुन रहे हैं, अभी आप यही समझिए, अपनी संयोजकता का क्या करेगा, भाई अपनी संयोजकता उसको दे दिया, मतलब है ना जिंक के 2 अणु हैं, देखो तो है अपनी संयोजकताओं का आदान प्रदान किया, तो है प्लस वाला जो है Zn2+ और Cl-, तो हाई चला जाएगा है क्या नीचे, हाई चला जाएगा
ठीक है ना, समझ में आया। ये दोनों अपनी अपनी संयोजकताओं का आदान प्रदान कर लेंगे, ठीक है ना। संयोजकताओं का आदान प्रदान करके क्या बना देंगे, ZnCl2, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। हाई का है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये है जिंक क्लोराइड, हाई क्या है हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया तो हम लोग करा दिए है, समझो जी, अभिक्रिया तो करा दिए, लेकिन यह अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं मानी जाएगी जब तक दोनों तरफ अभिकारक एवं उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर न हो या दोनों तत्वों की संख्या बराबर न हो। इसलिए इनको बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस करने की प्रक्रिया हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से ही शुरू की जाती है, सुन रहे हैं। बाकी किसी तत्व को छेड़ने की जरूरत जल्दी नहीं होती है। अगर उसमें हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन है तो वहीं से बैलेंसिंग का काम शुरू किया जाता है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन है कौगो दिख रहा है, इधर कौगो दिख रहा है, एक गो अकेले। हाँ जी, देखो कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। कई लोग कई गो तरीका बताते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा आसान है, ठीक है ना। बैलेंसिंग करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से अथवा ऑक्सीजन से। बाकी कोई लोग कहीं से चालू कर देते हैं, बीच में गबड़ा जाते हैं, ठीक है ना। हम कहाँ से शुरू करते हैं, या तो हाइड्रोजन से नहीं तो ये दो को बैलेंस कर दीजिएगा ना, तो बाकी सब अपने से बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। देखिए हैने को हाइड्रोजन है, हैने को है, मतलब पहले तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो पहले हाइड्रोजन बराबर करिए, देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा जी। 2 से गुणा करने के बाद हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्लोरीन को गिनो, क्लोरीन हैने को है 2 गो, हैने को हो गया ना क्लोरीन, एगो तो अपने से बराबर हो गया, दूसरा बच गया जिंक। जिंक इधर कौगो है कौगो है, बराबर है कि नहीं, हो गया काम ना। समझ में आया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर बैलेंस करना हो तो उसको सबसे पहले किससे बैलेंस करिए, दो को यहाँ बैलेंस किए, ठीक है ना, कि बाकी तो खुदे बैलेंस हो जाता है, और नहीं तो उनको बैलेंस करने में बहुत छोटे थोड़े बड़े अंकों का गुणा या भाग करना पड़ता है। समझ में आ गया। अकेला हो रहा है अभिक्रिया, समझ में आ रहा है। जब तक आप इनको वियोजित करना नहीं सीखिएगा, ठीक है ना, कि जैसे हाई HCl लिखे थे तो फट पता चल गया कि एगो H प्लस और Cl माइनस। जब कोनो बढ़न तत्व लिख दे तब क्या करोगे, बढ़न चीज लिख दे तब। तो इसके लिए ही आपको कहे थे कि चार्ट जो बनवाए थे उसको याद करने के लिए कहे थे, ठीक है ना। तो जब याद रहेगा तब तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन किस पर प्लस कितना होगा, किस पर कितना माइनस होगा ना जी, कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा। ये तो बुझा गया होगा कि होने वाला में केगा का होगा, इधर का प्लस तो होने का माइनस, चाहे होने का प्लस तो होने का माइनस। समझ में आया ना, वो दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इतना लिखिए। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अविलक्षित होती है, ठीक ना। अब अवक्षेप क्या है तो इसके बारे में नीचे लिख लीजिएगा नोट में, चाहे हेडिंग लिख के लिख लेना अवक्षेप, नोट में लिख लो, लिखो अवक्षेप, ठीक है ना।
एक ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ कोष्टक में उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान विलयन से प्राप्त होता है। ठीक ना, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से प्राप्त। ठीक ना जी, उदाहरण जो किताब में दिया है उसी को समझेंगे हम लोग। देखिए उदाहरण में, उदाहरण क्या दिया है कि जब पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, तो इसका उदाहरण लिखना, जब पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड विलयन को, पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में, लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है, तो लेड आयोडाइड का, पीला अवक्षेप बनता है। देखो अब इसी चीज को अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखें, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, देखो पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ लिख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस इसमें क्या मिलाया जा रहा है, लेड नाइट्रेट ना जी। तो बन क्या क्या रहा है, लेड आयोडाइड, ठीक है ना, क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड, ठीक है ना, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, यही बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा, देखिए इधर देखो, अब इसका फार्मूला जानते हो? पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला बताओ। Ki। पोटेशियम का केवल अगर नहीं मालूम है तो दोनों दो अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, इनको लिख के बना लीजिए। ठीक है ना, तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला हो जाएगा Ki, ठीक है ना, प्लस लेड नाइट्रेट, तो लेड का कहीं ना कहीं जरूर लिखे होंगे पीबी होता है, हाँ प्लम्बर पीबी, ठीक है ना, नाइट्रेट का NO, नाइट्रेट का लिखा गया है NO3, ठीक है ना। अब लेड पर, पीबी पर
+1 देखना का लिखे हो खोगे, और नहीं लिखे हो तो खोजो कॉपी में, किताब में से जो लिखा है। लेड का पीबी लिखवाया गया है। हाँ? लिखा प्लम्बस और प्लम्बिक दो है ना, एगो +1 है, +2 और +4 है। PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाए, ठीक ना। लेड आयोडाइड, अब इसमें है ना, देखो तो इसका जब हम लोग वियोजन करेंगे तो K प्लस I माइनस है में Pb2 प्लस और NO3 माइनस, ठीक है ना। नाइट्रेट का Pb NO3 -1 होगा कि -2 होगा? -1 होता है ना, देख लेंगे। अब सुनो, अब है में जब फॉर्मूला बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ ही मिलेगा, ठीक है ना। पोटेशियम और नाइट्रेट मिल करके पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। और I और Pb ये दोनों एक साथ ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो Pb और I मिल करके PbI बना दिया। Pb I देखो, एगो प्लस वाला है तो एगो माइनस वाला है ना, तो ये दोनों मिल करके PbI बना दिया। PbI2 होगा ना, और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम का KNO3, सही है, KNO3। अब भाई है जो है ये पीले रंग का प्राप्त होता है, पीला और छेद, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस जब करोगे तो ऑक्सीजन है क्या गो है, 3 दूना 6 गो है, क्या गो है 3 गो, तो आगे यहाँ 2 से गुना करना होगा, 6 गो हो गया। अब नाइट्रोजन कब हो गया, जब 2 गो नाइट्रोजन है, दिखाई दे रहा है ना जी। पोटेशियम है कब गो है, 2 गो है ना, पोटेशियम कब गो है, आयोडीन है जा 1 गो है, 2 गो है, आयोडीन आगे केवल 2 से गुणा करो, हो गया सब बराबर, ठीक है ना। कहाँ से शुरू किए थे हम, ऑक्सीजन से, दिखाई दिया। ऑक्सीजन को पहले ये देखे ना, ये 3 गो ऑक्सीजन था, ठीक है ना, है ना, 3 दूना 6 गो, तो 2 से गुणा कर लिए तो 6 गो ऑक्सीजन हो गया। तो नाइट्रोजन है कब हो गया, 2 गो है ना, 2 गो नाइट्रोजन है, हो गया ना। पोटेशियम अब 2 से गुणा करने पर 2 गो हो गया, है ना, 1 गो था, 2 से इसमें गुणा कर दिए, सब बराबर हो गया। समझ में आया? यहाँ ऑक्सीजन बताइए कितना है, कहाँ पे, 2 से गुणा करने के बाद 6 हो, पहले 2 से गुणा नहीं था तो 3 गो था, ठीक है ना, 3 दूना 6 गो हो गया। लिखो, लिखिएगा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अविलक्षित होती है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में दिया है, उदाहरण लिखा है कि जब ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम
परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना जी। इसका उदाहरण लिख लो। जब ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक लिखा है, पढ़ेंगे ऑक्जेलिक, ठीक है ना। देखिए, जब ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना जी। केवल रंग क्या हो जाता है, उसका विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है।